हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, जीएसटी में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट तक ख़त्म कर चुके थे, लेसन 14 तक। वी हैव टू स्टार्ट विद लेसन 15, दैट इज़ प्रोसीजरल कंप्लायंस अंडर जीएसटी। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में कुछ भी टेक्निकल नहीं है समझने वाला, तो सारी थ्योरी है चैप्टर के अंदर। देखिए टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, अकाउंट एंड रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या फिर ई वे बिल कह सकते हैं आप, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड प्रोसीजर, ऑडिट, राइट। तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। आज जी सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन का। देखिए अभी तक आप लोगों को ये तो क्लियर हो चुका होगा कि जीएसटी में किसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो जी थ्रेशोल्ड लिमिट बेसिकली इन द स्टेट्स अदर देन स्पेशल स्टेट्स, वो आपको पता है 20 लाख रुपीज़। तो जहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करती है, फाइनेंशियल ईयर में कभी भी एक्सीड करती है, मान के चलिए ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गई 20 लाख को, तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर जीएसटी, राइट। ये जो लिमिट है 20 लाख रुपीज़ की, ये बेसिकली इंक्रीज़ हो चुकी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। दिस लिमिट इज़ 40 लैक्स। तो जून अटेम्प्ट के लिए तो सेम लिमिट चलेगी 20 लाख रुपीज़ की, लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए न्यू लिमिट याद रखिएगा 40 लैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है जी। तो ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी की एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से कम है, उसको जीएसटी में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से एक्सीड करती है एग्रीगेट टर्नओवर, तो रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। फिर जी स्पेशल स्टेट्स के केस में क्या है जी रजिस्ट्रेशन, कहते हैं स्पेशल स्टेट्स के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी 10 लाख रुपीज़ अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होती है फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से, तब रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक। स्पेशल स्टेट्स, ये भी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जी स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राइट। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे स्पेशल स्टेट्स में। अब जी हम कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर को एक्सीड कर चुकी, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर चुकी है, तो इन केस ऑफ स्टेट्स अदर देन स्पेशल स्टेट्स हम कहते हैं जी 20 लाख, जो कि अभी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 40 लाख, बट जून अटेम्प्ट के लिए क्या कंसीडर करना है 20 लाख। और स्पेशल स्टेट्स के केस में हम कहते हैं जी 10 लाख को एक्सीड कर चुकी है तो एग्रीगेट टर्नओवर। भैया एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है वो भी बताया गया। हम इस चैप्टर में जो भी प्रोविजंस पढ़ेंगे वो सीजीएसटी एक्ट के पढ़ेंगे, जो सेक्शंस दिए गए हैं वो भी सीजीएसटी एक्ट के, और जो रूल्स पढ़ेंगे वो भी सीजीएसटी रूल्स। तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये सेक्शन कौन से एक्ट का है, सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे और सीजीएसटी ही रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो टर्नओवर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब, बट फिर भी एक बार फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में देखिए सारी सप्लाई इंक्लूड होती है, चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है, चाहे वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, चाहे वो जीरो रेटेड गुड्स की सप्लाई है, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाईज़ है। तो सारी सप्लाईज़ कवर होती है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज़ की बात नहीं करते हम जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। मान के चलिए अगर मैं 10 लाख के गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ जो कि एक्ट के अंदर टैक्सेबल है, मीन्स लायबल टू जीएसटी। ठीक है जी। फिर जी मैं 5 लाख के ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ जो कि एग्जम्प्टेड है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मान के चलिए मैं 7 लाख के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा ना कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है। इसलिए वर्ड क्या यूज़ किया गया, एग्रीगेट। मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है, जिसमें से कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स की मैं सप्लाई करता हूँ और कुछ मैं सामान बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ, बट एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है 22 लाख। तो जी एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करते हुए वी हैव टू कंसीडर टैक्सेबल सप्लाईज। कहता है एक्सक्लूडिंग द
वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अच्छा मान के चलिए इसके अलावा मतलब ये जो गुड्स मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है और उस रॉ मटेरियल को मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ कर रहा हूँ। लेट्स से 10 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल मैं परचेज़ कर रहा हूँ एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और इस 10 लाख रुपीज़ के ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है। तो क्या इसे भी इंक्लूड करेंगे? नहीं भैया, ये मेरी सप्लाई थोड़ी ना है, ये तो मैं इनपुट मंगा रहा हूँ। वो बात अलग है कि जो मैं इनपुट मंगा रहा हूँ उसके ऊपर भी टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है क्योंकि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो बात अलग है। लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड। ठीक है। ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अब चाहे वो एक ऑफिस से हो रही है ये सप्लाईज, 2 ऑफिस से हो रही है, एक स्टेट से हो रही है, एक से ज़्यादा स्टेट से हो रही है, टोटल मिला के एग्रीगेट मेरी इतनी सप्लाई है। ठीक। लेकिन जो ये हम सप्लाई देख रहे हैं उसके अंदर अगर हमने कोई जीएसटी पे कर रखा है, मतलब 10 लाख रुपीज़ में टोटल वैल्यू उठा के देख रहा हूँ, हाँ भैया 10 लाख का बिल कटा, लेकिन इसमें से 1 लाख क्या था? लेट्स से IGST, ये थी ना हमारी एक्सपोर्ट वाली, लेट्स से IGST, या फिर मान के चलते हैं ये जो गुड्स हैं ये वाले, इनके ऊपर क्या पे कर रखा है? कहता है जी CGST प्लस UTGST कितने लाख रुपए की? कहता है जी 1 लाख रुपए की, मान के चल लेते हैं। तो 1 लाख रुपए तो टैक्स वाले हैं ना, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या है सप्लाई की? कहता है 9 लाख, ऑल्दो बिल कितने का है? 10 लाख का, दैट इज़ इंक्लूडिंग द टैक्सेस। लेकिन वैल्यू क्या है गुड्स की? 9 लाख, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ा था, राइट। तो कहता है वो जो टैक्स वाला पार्ट है वैल्यू में से वो घटा दीजिए, एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल टैक्स मतलब CGST, स्टेट टैक्स मतलब SGST, यूनियन टेरिटरी टैक्स मतलब UTGST, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST, और सेस का मतलब स्टेट कंपनसेशन सेस, राइट। GST सेस भी कहते हैं जिसे। तो अगर टैक्स पे कर रखा है तो वाला पार्ट हटा के देखिए कितने रुपए की सप्लाई करी है एग्रीगेट, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई करी है, चाहे वो एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करी है, चाहे वो जीरो रेटेड। एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड में डिफरेंस क्या है? एग्जम्प्टेड का मतलब जो GST के दायरे में ही नहीं आते ऐसे गुड्स। जीरो रेटेड का मतलब जिसके ऊपर GST एप्लीकेबल है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रेट कितना रखा हुआ है GST का? 0। ठीक है जी। फिर GSTN कहता है जी जब आप रजिस्टर करवाओगे अपने आप को तो आपको GSTN नंबर दिया जाएगा, GSTN दिया जाएगा। तो GSTN क्या है? बेसिकली GST नंबर, राइट। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाते हैं तो हमें पैन मिलता है और आगे नंबर ऑटोमेटिकली मुंह से निकल ही जाता है, तो हमें पैन मिलता है। तो इसी तरह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जब भी GST के पोर्टल पे हम लोग जाके रजिस्टर करवाएंगे, तो GSTN। तो अंडर GST रजिस्ट्रेशन इज़ पेन बेस्ड, मतलब जब मुझे अपने आप को GST में रजिस्टर करवाना है तो मेरा पेन इज़ मैंडेटरी। ठीक है। तो पेन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब अगर मान के चलिए 4 ब्रांचेज हैं मेरी और हर ब्रांच अलग अलग स्टेट में है, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, हर ब्रांच अलग अलग स्टेट में है, तो भैया हर स्टेट में मुझे सेपरेटली अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब स्टेट स्पेसिफिक। अगर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ तो दिल्ली में अपने आप को अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, दूसरी ब्रांच मेरी हरियाणा में है तो वहाँ पर अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लेट्स से कन्याकुमारी में अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट। ऑल्दो जब जितनी भी अलग अलग स्टेट्स में मैं अपने आप को रजिस्टर करवाऊँगा पैन नंबर तो सेम जाएगा, पैन तो सेम जाएगा मेरा, राइट। GSTN मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ अ 15 डिजिट, याद रखिएगा 15 डिजिट नंबर, एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका GST नंबर ही योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इनकॉर्पोरेटिंग द GSTN मतलब आई में बोलने में ठीक लगता है, GSTN इज़ मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट अपॉन रजिस्ट्रेशन। अब ये जो 15 डिजिट्स हैं अगर हम इनको ध्यान से देखें तो कहता है फर्स्ट 2 डिजिट्स, जो 15 डिजिट्स में से फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट कोड। हर स्टेट में अलग से रजिस्टर करवाना है तो स्टेट कोड। नेक्स्ट 10 डिजिट्स हमारा जो पेन है, ठीक है जी।
फिर उसके बाद जो 13th डिजिट है कहता है वो स्टेट अपने आप असाइन करती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन द स्टेट। 14th डिजिट ना ऑटोमेटिकली जेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इन्होंने ना बेसिकली 14th डिजिट अपने हाथ में फ्यूचर यूज़ के लिए रखा है कि फ्यूचर में अगर हमें यूज़ करना पड़े तो हम 14th डिजिट को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसलिए फॉर द टाइमिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा हुआ है 14th डिजिट जेड। और जो लास्ट डिजिट है ना दिस इज़ चेक सम कोड, चेक सम कोड, राइट। तो ये जो होता है ना बेसिकली चेक सम कोड, जब हम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है ना उस डेटा को चेक करने के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने लास्ट डिजिट रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जीएसटी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक लिखने को दिया जा सकता है। इज़ द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी टैक्स स्पेसिफिक? द आंसर इज़ नो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सीजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवानी है, एसजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवानी है, आईजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवानी है, यूजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवानी है। हमें सिर्फ जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो एक ही रजिस्ट्रेशन से हम सीजीएसटी भी डील कर सकते हैं, आईजीएसटी भी डील कर सकते हैं, एसजीएसटी भी डील कर सकते हैं, यूटीजीएसटी भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस। इज जीएसटी स्टेट स्पेसिफिक? इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। यस, अंडर जीएसटी वी हैव टू रजिस्टर सेपरेटली इन एवरी स्टेट even for the same business. Thus business entity having its branches in multiple states will have to take separate state-wise registration for branches in different states. Do we need separate registration for each branch? देखिए विद इन द स्टेट अगर हम बात करते हैं हमारे पास दो चीज़ें होगी। एक तो हो गया हमारे पास विद इन द स्टेट, और एक हमारे पास हो गया आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट तो आई थिंक क्लियर है आपके माइंड में कि जितनी भी स्टेट में हमारी ब्रांचेज है हर स्टेट में हमें रजिस्टर अलग से करवाना पड़ेगा। जब बात आती है विद इन द स्टेट की तो आप ये देखिए कि जी सेम पर्सन है या मतलब सेम बिजनेस है या नहीं है। अगर सेम बिजनेस है तो चाहे जितनी मर्जी ब्रांचेज हो एक ही रजिस्ट्रेशन वर्क करेगा विद इन द स्टेट, अगर सेम बिजनेस है तो। अगर बिजनेस वर्टिकल्स डिफरेंट है, अगर बिजनेस वर्टिकल्स डिफरेंट है तो हर वर्टिकल के लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इवन विद इन द स्टेट। मान के चलिए मेरा एक काम है कोचिंग इंस्टीट्यूट का और दूसरा काम है क्रीम बनाने का, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बिजनेस हो गए। चाहे दोनों ही काम मेरे हैं बट दोनों बिल्कुल अलग अलग बिजनेस हो गए। दोनों ही बिजनेस मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, मान के चलते हैं दिल्ली से ऑपरेट कर रहा हूँ दोनों ही बिजनेस, राइट। अब जी चाहे एक ही पर्सन के दोनों बिजनेस है, सेम पेन चलेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, लेकिन क्योंकि दोनों बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस रिस्क एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो मान के चला जाएगा कि दोनों डिफरेंट वर्टिकल्स है, अलग अलग वर्टिकल्स है दोनों। तो अगर मैं चाहूँ तो दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर सेम बिजनेस है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, लेट्स से एक ब्रांच पटेल नगर में है, एक ब्रांच रोहिणी में है, एक ब्रांच विद इन द दिल्ली, एक ब्रांच लेट्स से कहीं और है, तो उसके लिए मुझे अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आउटसाइड द स्टेट ब्रांच है तो इवन सेम बिजनेस के अंदर मुझे हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से आपका रिवाइज हो गया। अब बात करते हैं जी हु इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो जी सेक्शन 22, और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इस चैप्टर में जो भी सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो भी रूल्स डिस्कस करेंगे वो किसके होंगे? सीजीएसटी के। ठीक है, तो सेक्शन 22 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप किसका सेक्शन मान के चलेंगे? सीजीएसटी का सेक्शन। तो जी सेक्शन 22 ने बताया द पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एवरी पर्सन हु एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द अपॉइंटेड डे इज़ रजिस्टर्ड और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। तो जी मान के चलिए ये हमारा अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे का मतलब वो डे जब से एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुई थी। तो मान के चलते हैं जी ये डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी है,
ठीक है। उससे पहले तो जीएसटी नहीं था, लेकिन उससे पहले क्या था, वैट था, उससे पहले एक्साइज ड्यूटी थी, उससे पहले सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट। अगर मैं इनमें से किसी भी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड था अपॉइंटेड डे से पहले, तो कंपल्सरली मुझे जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा मैं वैट में रजिस्टर्ड था लेकिन मेरी जो टर्नओवर है वो इस वक्त 20 लाख से कम है, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। अगर आप प्रीवियस किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड थे तो आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। शैल be liable to register under this act with effect from the appointed day. Appointed day means the day on which the provisions of the act shall come into force, जो कि कौन सा है, 1 जुलाई 2017, ठीक है जी। Where a business carried on by the taxable person registered under this act is transferred. अच्छा, मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक। वेदर ऑन द अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज किसी भी वजह से मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जी एक नया पर्सन अब इस बिज़नेस को हैंडल करेगा। पैन नंबर किसका चल रहा है, जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया तो उस वक्त पैन किसका चल रहा था, मेरा, और मेरे पैन के बेसिस पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था। अब जब मैंने बिज़नेस किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी ना वर्क करेगा, राइट। डिटेल्स चेंज हो गई ना ओनर की, तो जी जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है उसको अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। To another person as a going concern, the transferee or the successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession. In a case of transfer pursuant to the section of the scheme or an arrangement for the amalgamation or as the case may be, तो जी अगर हम बात करें अमलगमेशन की, अरेंजमेंट की, डीमर्जर की, राइट, तो ये जो चीज़ें होती है या तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से या किसी और वजह से, तो कहता है उस केस के अंदर जो ट्रांसफरी है, मतलब A + B = A बन गई, तो ट्रांसफरी कौन है, A, राइट। तो ट्रांसफरी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ROC इशूज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट। तो जब भी ROC के पास, मतलब ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, तब से ट्रांसफरी को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो कुल मिलाकर अगर कोई भी पर्सन थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो प्रीवियस किसी भी लॉ में, वैट में, एक्साइज ड्यूटी में, क्योंकि ये सारे जो लॉज हैं अब जीएसटी में सबसम्ड हो गए ना, मर्ज हो गया ना जीएसटी के अंदर, तो आप प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड थे तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, और वो भी अपॉइंटेड डे से, ठीक है। अगर मैं अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र करता हूँ तो जो न्यू ओनर बनेगा उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो, या फिर अमलगमेशन के केस के अंदर, मर्जर के केस के अंदर, डीमर्जर के केस के अंदर, अरेंजमेंट के केस के अंदर, कॉम्प्रोमाइज़ केस के अंदर, कोई भी केस है, अगर कोई न्यू एंटिटी एग्जिस्टेंस में आ रही है जिसे हम ट्रांसफरी बोलेंगे, तो उस न्यू एंटिटी को फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाना पड़ेगा जीएसटी में। अब जी सेक्शन 22 ने बताया हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड, सेक्शन 23 ने बताया पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो लिस्ट बड़ी छोटी सी है यहाँ पर। कहता है एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द IGST, ठीक है जी। तो अगर आप किसी भी ऐसे गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई में एंगेज्ड हो जो कि या तो नॉट लायबल टू टैक्स या फिर होली एग्जम्प्टेड, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। एन एग्रीकल्चरिस्ट, कब तक, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोक्योर आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। कैटेगरी ऑफ पर्सनस who may be exempted from obtaining registration under this act। तो कुल मिलाकर वैसे तो हमारे पास एग्जम्पशन किसके लिए है, who is not liable to get registered under this act या फिर under GST। कहता है जी वो बंदा जो ऐसे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता हो जो कि या तो इस एक्ट में टैक्सेबल नहीं है या होली एग्जम्प्टेड है।
पहला। दूसरा कहता है जी जो एग्रीकल्चरिस्ट है, अब वो भी कब तक, जब तक वो सिर्फ उन गुड्स की सप्लाई में डील कर रहा है जो कि उसकी लैंड से कल्टीवेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है वो इसके अलावा किसी और चीज़ में डील कर रहा है, फिर तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना मैंडेटरी। फिर जी सच कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जी सेक्शन 24 ने कहा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कहता है चाहे आप थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। चाहे एक पैसे का भी काम किया है नहीं किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काम शुरू करने से पहले ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, राइट। जैसे कि पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो जी अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज्ड हो तो बिना रजिस्ट्रेशन काम कर ही नहीं सकते, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स कौन होते हैं, मान के चलिए कि मैं मुंबई में काम करता हूँ, मुंबई में बिज़नेस है मेरा, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर कोई फेयर लगा है तो मैं वहाँ पर उस प्रदर्शनी में मैं भी स्टॉल लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो परमानेंट बिज़नेस है वो कहाँ है, मुंबई में। अब जी वहाँ प्रदर्शनी के अंदर स्टॉल लगा रहा हूँ, ट्रेड फेयर टाइप में कुछ लगा हुआ है, वहाँ पर मैं भी अपनी स्टॉल लगा रहा हूँ, तो 15 दिन वास्ते, 20 दिन वास्ते, 25 दिन वास्ते स्टॉल लगाऊंगा, फिर वापस मुंबई चला जाऊँगा रेगुलर बिजनेस करने, राइट। तो दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या हो गया, कैजुअल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है जी। तो जी अगर कोई भी इस तरह से बिज़नेस करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और उस पर्सन को स्टार्ट करने से पहले ही डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन लेना है और एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करवाना है कि जी जब मैं दिल्ली से जाऊंगा तब देखेंगे कि मैंने कितनी सप्लाई की है, उसके बेसिस पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, और जो मैंने एडवांस डिपॉजिट करवा रखा है टैक्स, उसमें से मेरी लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दीजिएगा, जो बच जाए वो मुझे रिफ़ंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर है, जहाँ पर जो रेसिपेंट है उसे ही टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मेरा होटल है और मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव कर रहा हूँ, तो भैया सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो तो टैक्स पे करेगा नहीं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि भैया आप टैक्स पे करिए इस सप्लाई के ऊपर। तो चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही है या नहीं हो रही है, बट अगर रिवर्स चार्ज मेरे ऊपर एप्लीकेबल है तो मुझे अपने आप को इस एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या कहा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिनको स्पेसिफिकली नोटिफाई किया जाएगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, अगर कोई एनआरआई इंडिया में आकर काम कर रहा है फॉर द टाइम बिंग टेम्प्रेरी बेसिस पर, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन काम करता है टेम्प्रेरी बेसिस पर, अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में आके काम कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नॉन रेजिडेंट को भी करवाना पड़ेगा, एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। जब वो इंडिया से जाएगा तो जी देखेगा कि क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जो एडवांस डिपॉजिट करवा रखा है उसमें से टैक्स लाइबिलिटी डिडक्ट हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी, बाकी का उससे रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब जी सेक्शन 51 कौन से पर्सन्स को बता रहा है, कहता है हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस। तो जी सेक्शन 51 में उन लोगों को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास लोकल बॉडीज़ है, स्टेट एजेंसीज़ है, तो उन लोगों को मेंशन किया हुआ है दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस काटने के लिए लायबल है, तो उनको मैंडेटरीली जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर जी पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाईज और गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स वेदर एज एजेंट और अदरवाइज। तो जी अगर मैं किसी और के बिहाफ पर टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूँ, किसी और का एजेंट बनकर, किसी और का कंसाइनी बनकर, किसी भी वे में, राइट, तो मैं किसी और के बिहाफ पर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ,
तो मेरा रजिस्टर होना मैंडेटरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर जी पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कुछ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। ये कह रहा है बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पर जो नहीं स्पेसिफाइड हुए उसके अलावा बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ठीक है जी। तो बेसिकली जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनको 1%, अब ऊपर हम बात कर रहे थे TDS की, यहाँ पर क्या है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो मान के चलिए मैं अमेज़ोन पर कोई सामान बेचता हूँ, अमेज़ोन अपना तो नहीं बेच रहा ना सामान, मैं अमेज़ोन पर सामान बेच रहा हूँ, तो उस केस में अमेज़ोन यहाँ पर कवर्ड हो रहा है कि भैया आपको तो अपने आप को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही है नहीं हो रही, राइट। तो मुझे तो अपने आप को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फिर जी एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। तो मान के चलो कोई अमेरिकन कंपनी है जो कि ऑनलाइन ई फॉर्मेट में, मतलब डाउनलोडेबल फॉर्मेट के अंदर ई बुक सेल करती है। ई बुक तो क्या सेल कर रही है वो, या किसी डेटाबेस का एक्सेस दे रही है पैसे लेकर, या कोई रिट्रीवल सर्विसेज दे रही है पैसे लेकर। तो मतलब फिजिकल फॉर्मेट के अंदर सामान नहीं सेल कर रही, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही सामान सेल कर रही है। अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिया में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो भैया इंडिया में इस तरह से सामान बेचने के लिए गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर GST, सीधी सी बात है। सच अदर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपल्सरी या हम कह सकते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस सेक्शन 24। तो जी तीन चीज़ें पढ़ी हमने, पहली तो ये पढ़ी द पर्सन्स हु आर लायबल टू रजिस्टर, दूसरा हमने पढ़ा पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर, और तीसरा हमने पढ़ा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24। ठीक है जी। अब मीनिंग ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने यहाँ पर दे दिया, वैसे समझा दिया था आपको। अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस whether as principal agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मेरा फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मुंबई में, लेकिन दिल्ली में ट्रेड फेयर में मैं स्टॉल लगाना चाहता हूँ, तो टेम्परेली 20 डेज़ चलेगा वो ट्रेड फेयर, तो 20 डेज़ के लिए मैं कहाँ पर सप्लाई करूँगा, दिल्ली से, राइट, दिल्ली में सप्लाई करूँगा, दिल्ली में बिजनेस करूँगा टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। तो उस केस के अंदर मैं क्या कहलाऊंगा दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। दस अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज समवन हु हैज़ अ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट बट कम्स टू अ डिफरेंट स्टेट फॉर अ बिजनेस पर्पस टेम्परेरीली, राइट। तो ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। इनफैक्ट एडवांस में डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जाते हुए टैक्स डिपार्टमेंट से, GST डिपार्टमेंट से ये हिसाब करके जाता है कि भैया देखिए मैंने इतनी सप्लाई करी है इतने दिन के अंदर, अब मैं अपने स्टेट में वापस जा रहा हूँ, इतना टैक्स बनता है, मैंने इतना पैसा डिपॉजिट करवाया था, तो मेरा टैक्स काट के बाकी का रिफ़ंड कर दीजिए। ठीक है। अगर मान के चलिए टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो कहता है भैया जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसे तो पता है ना कि कितना पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, 100 रुपये डिपॉजिट करवा रखा है, ऑलरेडी 95 रुपीज़ टैक्स बन चुका है, और अभी 300-400 रुपये का टैक्स बन सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो भैया एडवांस डिपॉजिट करवाते रहो साथ साथ एस्टिमेट बेसिस के ऊपर। मीनिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर एज प्रिंसिपल एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी बट हु हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या फिर नो रेजिडेंस इन इंडिया।
आ जाओ जी, सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एवरी पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर। तो जी जैसे ही मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और कहाँ प्रिस्क्राइब की हुई है कंडीशंस या मैनर? रूल्स में। रूल्स देखेंगे उसके लिए हम लोग, राइट। प्रोवाइडेड दैट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंस द बिजनेस, टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कट कह दी कि हर स्टेट में अलग से रजिस्ट्रेशन होएगी। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो तो अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसी और यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हो तो अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। साथ में ये भी कह दिया भैया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में एडवांस रजिस्ट्रेशन काम शुरू करने से 5 दिन पहले पैसा भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। एवरी पर्सन हु मेक्स अ सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब जी हमने डिस्कस किया था कस्टम में कि इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया की ज़मीन नहीं है बल्कि टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया में टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ से यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडिया की धरती पे खड़ा होकर सप्लाई थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो समुंदर से सप्लाई कर रहा हूँ तो भैया मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कहता है इफ़ यू आर सप्लाइंग फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, तो उस केस में जो भी नियरेस्ट पोर्ट है, नियरेस्ट लोकेशन है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज़ लोकेटेड, तो जो नियरेस्ट सिंपल लैंग्वेज में ज़मीन पड़ेगी वो माना जाएगा कि भैया वहाँ से सप्लाई कर रहे हो, और उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कौन सा स्टेट है चेक कीजिए और अपने आप को उस स्टेट में रजिस्टर करवाइए, ठीक है जी। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29। हाँ जी, देखिए कैंसलेशन प्रॉपर ऑफिसर खुद भी कर सकता है, या फिर अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर भगवान ना करे मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बिहाफ पर मेरे जो रिलेटिव्स हैं, लीगल हेयर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं कैंसलेशन के लिए, राइट। तो प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन, खुद से, और ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर बाय द लीगल हेयर्स इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच पर्सन, कैंसल द रजिस्ट्रेशन इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब कहाँ किया होता है? रूल्स में। हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस वेयर द बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर्ड फुल्ली for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerger or otherwise disposed of, or there is any change in the constitution of the business, or the taxable person other than person registered under subsection 3 of section 25 is no longer liable to be registered under section 22 section 24। ये जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 है ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पर लायबल नहीं था बंदा अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, बट वॉलंटरली दिल में शौक चढ़ा कि चलो मैं भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा लेता हूँ। तो जी जो जैसी सरकमस्टांस होगी कि बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो गया या फिर बिज़नेस ट्रांसफ़र हो गया दूसरे के नाम पर, तो भैया मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, या फिर मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, या प्रोप्राइटर था जिसकी डेथ हो गई, राइट, या पार्टनरशिप थी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, या फिर किसी और रीज़न की वजह से, या मैं आई एम नॉट लायबल टू पे जीएसटी नाउ, ठीक है, तो किसी भी वजह से, तो एज पर द सर्कमस्टांसेस, राइट, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। तो इसका मतलब इन्होंने कहा जी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कैंसिलेशन हो सकती है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10 मई को कि जी मुझे 1 मई से कैंसिलेशन इफ़ेक्टिव चाहिए, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया जहाँ वो खुद से सू मोटो कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड कर रहा है, उसे लगता है कि इसका तो रजिस्ट्रेशन 1 मई से ही कैंसिल हो जाना चाहिए था, राइट। तो इवन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, as he may deems fit where the registered person has contravened such provision of the act or the rules made thereunder, या फिर the person paying tax under section 10, section 10 क्या था? कंपोजिट लेवी,
हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर कंजिक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, इनको छोड़कर, हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months, or any person who has taken voluntary registration under subsection 3 of section 25 has not commenced business within 6 months from the date of the registration, or registration has been obtained by the fraudulent means, या फिर willful misstatement और suppression of fact। तो जैसा भी circumstances होगा उसके बेसिस पर proper officer may cancel the registration। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो तो हमेशा ही रहता है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये हमारे पास आपकी बुक में सेक्शंस दिए हुए थे। सेक्शन 22 दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने पढ़ा कि पर्सनस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 पर्सनस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। फिर जी सेक्शन 25 ने बताया प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद हम सीधा आए सेक्शन 29 पर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 22, सेक्शन 23 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने कवर किया, पर्सन्स नॉट लायबल टू रजिस्टर कवर किया इन लोगों ने। ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, cancellation of registration। तो now we have to start with the rules for registration। तो आई थिंक क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर हम रूल सारे एक ही क्लास में कवर करना चाहते हैं, और इसी क्लास में कवर करेंगे तो क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, चलिए टेक केयर।